Hello dear students. BSc पार्ट सेकेंड, आज तो आवाज़ आ रही होगी। BSc पार्ट सेकेंड, इसमें अपना चल रहा है पेपर फर्स्ट, रियल एनालिसिस। और ये अपना लेक्चर है 11। अपना इसके अंदर देख रहे थे अपन यूनिट सेकंड को। कौन सी है? रियल सीक्वेंस, वास्तविक अनुक्रम। अपन देख रहे थे कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन करके देखे आप लोगों ने? कल कौन सा करवाया था? कल क्वेश्चन कराया अपन ने 3.29। ये क्वेश्चन के अंदर कल लाइट की वजह से प्रॉब्लम आ गई थी, तो क्वेश्चन में पता नहीं कैसे हुआ, आपका समझ में आया या फिर नहीं आया। तो एक बार फिर से मैं हल्का सा इसको समझा देता हूँ। एग्जाम्पल था 3.29। इसके अंदर आपको अनुक्रम दिया हुआ है xn, जहाँ पर x1 बराबर 1/2 एंड xn प्लस 1 इक्वस टू 2xn प्लस 1/3 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये तो नेचुरल नंबर के लिए ही होगा। अच्छा, मैंने आप लोगों को कुछ नोट लगा कर कुछ बातें लिखवाई हुई है कि कोई भी अनुक्रम यदि ऊपर से परिबद्ध है तथा एक दिष्ट वर्धमान है तो वो अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम होता है। यदि कोई भी अनुक्रम नीचे से परिबद्ध है तथा एक दिष्ट वर्धमान हासमान अनुक्रम है तो वो अनुक्रम भी क्या होता है? अभिसारी अनुक्रम होता है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या प्रूफ करना है कि ये अनुक्रम है, ये अभिसारी अनुक्रम है तथा इसकी सीमा भी इसकी ज्ञात करनी है। इसके लिए आप कैसे निकालोगे भाई? तो अपन ने निकाला था, आपने
आपको x1 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, x1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो x2 मिल जाएगा, x2 की वैल्यू पुट करेंगे तो x3 मिल जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो x2 निकल के आया वो क्या आया, 2/3। कैसे आया, x1 की वैल्यू अपन ने यहाँ पर पुट की मतलब n बराबर 1 रखा तो यहाँ पर n बराबर x2 आया, और यहाँ पर x1 की वैल्यू यहाँ से पुट की थी तो अपने पास आया 2/3। x3 आया अपने पास 7/9। x4 चलिए x3 तक ही रखिए, बुक के अंदर x3 तक ही है। कल उतार तो लिया होगा आप लोगों ने, ये क्वेश्चन लास्ट वाले लेक्चर के अंदर करवाया हुआ है। फिर से एक बार हल्का सा समझा रहा हूँ क्योंकि कल लाइट चली गई थी, समझाते समझाते रह गया। तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, आपने x1 x2 x3 निकाल लिए थे। अब आपको देखने पर पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि जो वैल्यूज आ रही है वो इंक्रीज होती हुई जा रही है, मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीज हो रही है, एक दृष्ट वर्धमान है। यहाँ तक तो अपन को ये पता चल रहा है। और यहाँ तक आपको क्या पता चल रहा है कि जो अनुक्रम है x3 तक जो वैल्यूज आ रही हैं वो 1 से लेस देन है, ये पता चल रहा है ना। तो आपने क्या किया था, यहाँ से आपको पता चला कि x1 है वो लेस देन है x2 के, x2 लेस देन है x3 के, और x3 लेस देन है 1 के, ये आपको मिल गया था। फिर अपन ने क्या किया था, गणितीय आगमन सिद्धांत से ये देखेंगे कि क्या ये प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए अनुक्रम एक दृष्ट वर्धमान है, क्या ऊपर से परिबद्ध है एक से, वो अपन चेक करेंगे। कैसे चेक करोगे, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, गणितीय आगमन सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, काफ़ी क्वेश्चन किए हुए हैं आपने भी लास्ट ईयर के अंदर। कोई कथन होता है Pn, उसको आप n बराबर 1 के लिए ट्रू सिद्ध करते हो, फिर आप कथन को n बराबर m के लिए मान लेते हो, कथन क्या है, सत्य है, और आपको सिद्ध करना होता है कथन n बराबर m+1 के लिए सत्य है, ये सिद्ध करना होता है। अच्छा, तो इसको आपने गणितीय आगमन सिद्धांत से ये सिद्ध करना है कि एक दृष्ट वर्धमान है। गणितीय आगमन सिद्धांत, गणितीय आगमन सिद्धांत से अपन मान लेते हैं कि अनुक्रम का कोई भी nवां पद है वो xn-1वें पद से क्या है, बड़ा है। आपने ये मान लिया कि अनुक्रम का xn-1वां पद है वो लेस देन है xnवें पद से। तो और अपन ने ये भी माना है कि जो xnवां पद है वो लेस देन है 1 से, ठीक है। तो यहाँ से ये आपने माना हुआ है। अब इसको लेकर के आपको n+1 के लिए सिद्ध करना है, मतलब n की जगह आप n+1 रखोगे तो वो टर्म्स आनी चाहिए। तो इसी को लेकर के अपन चलते हैं। तो इसको लेकर के चलो, आपके पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, xn+1 दिया हुआ है 2xn+1/3। तो आप इसको इस फॉर्म के अंदर बनाओ, वहाँ से अपन नेक्स्ट वाला अनुक्रम अपन को मिल जाएगा, अनुक्रम का पद मिल जाएगा। यहाँ से यदि अपन तीनों पदों में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2xn-1 इज लेस देन टू 2xn इज लेस देन टू 2। फिर क्या करना है, 1 को ऐड करना है, 3 को डिवाइड करना है, तीनों पदों में कर दीजिए 2xn-1 + 1/3। यहाँ भी 2xn + 1/3 और 2 + 1/3। यहाँ से आप इसको सोल्व करते हो तो ये किसके बराबर हो गया, xn-1 है तो इससे जस्ट अगला पद क्या आएगा, xnवां पद। तो ये हो गया xnवां पद, ये हो गया आपका xn+1वां पद, और ये हो गई आपकी 1। मतलब ये प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए बिल्कुल सही है कि अनुक्रम का जो आने वाला अगला पद है वो पिछले पद से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, और अनुक्रम का जो प्रत्येक पद है वो 1 से क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ से अपन को क्या पता चला कि अनुक्रम है वो एक दृष्ट वर्धमान है तथा क्या है, ए ऊपर से परिबद्ध है। पता चल गया ना, ऊपर से परिबद्ध है मतलब अनुक्रम के एक वास्तविक संख्या अपन को ऐसी मिल गई 1 कि अनुक्रम के प्रत्येक पद से वो बड़ी है ना। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ
कि अनुक्रम ऊपर से क्या है, परिबद्ध है। अपर बाउंड मिल गया, इसका मतलब वो ऊपर से परिबद्ध है। यदि अपर बाउंड आपको नहीं मिलता तो वो ऊपर से परिबद्ध नहीं होता। अब ये एकदिष्ट वर्धमान भी है, ठीक है ना। इसको आप अलग अलग करके भी गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रूव कर सकते हो, लेकिन काफ़ी केसेस में यदि एक साथ हो जाते हैं तो वो बहुत अच्छा है। यहाँ से आप लिख सकते हो कि अतः अनुक्रम xn एक दिष्ट वर्धमान है तथा ऊपर से परिबद्ध है, अतः अनुक्रम xn क्या है, अभिसारी अनुक्रम है। इसके अंदर और भी आपको फाइंड आउट करना था कि अनुक्रम की सीमा भी ज्ञात कीजिए। अनुक्रम की सीमा आप कैसे निकालते हो भाई? अनुक्रम की सीमा आप लोग कैसे निकालते हो? और ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और करवा देंगे, उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। और सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। आपको यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, समझ गए ना। एक दो दिन में ये अपनी ख़त्म हो जाएगी सीक्वेंस, ठीक है। मतलब आपका जो यूनिट सेकंड है, एक बात ये समझ लीजिए, आपकी जो यूनिट सेकंड है, ठीक है, इसका आपको 50 से 60% सिलेबस हो गया, ये समझो। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट मिल जाएगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर सब सीक्वेंस है। क्या है? सब सीक्वेंस है। तो सब सीक्वेंस है तो उसको अपन देख लेंगे। यदि अपने पास लास्ट में टाइम बचता है तो अपन कर लेंगे। अभी तो अपन 50 to 60% तो सिलेबस कवर करें ताकि वहाँ से आपका क्वेश्चन मिल जाए, समझ रहे हो ना। तो अपन अभी 50 to 60% कर रहे हैं। यदि आपके पास टाइम बचता है लास्ट में तो अपन सब सीक्वेंस को भी इसके नेक्स्ट पार्ट को कर लेंगे। यहाँ से हो सके जहाँ तक कंप्लीट आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा सीक्वेंस से। लास्ट ईयर भी सीक्वेंस से ही मिल गया था एक क्वेश्चन। इसके बाद आप देख लेना, थोड़ा कैलकुलेशन वाला चाहिए तो कैलकुलेशन वाला पार्ट चालू स्टार्ट कर देंगे, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और यदि आपको वैसा पार्ट चाहिए, ऐसा ही थ्योरेटिकल, आप लोग कमेंट करके बताना। कि इसके बाद आती है यूनिट फर्स्ट। एक तो यूनिट फर्स्ट है, ठीक है ना, और एक यूनिट है थर्ड। इन दोनों में से स्टार्ट करनी है। कौन सी यूनिट स्टार्ट करें? ये यूनिट तो ऐसी है, लिमिट पॉइंट वगैरह ऐसी है। यहाँ पर अपन ने लाइन में बात की थी, एक लाइन के ऊपर रियल के अंदर ये मेट्रिक स्पेस की है, ये वाली यूनिट फर्स्ट है मेट्रिक स्पेस, ठीक है। एक पतली सी बुक है। यदि आप चाहो तो अपन इसको स्टार्ट कर देंगे, और आप चाहो तो ये है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, ये थर्ड यूनिट के अंदर है। तो आप देख लीजिए, कोई भी फंक्शन है उसकी लिमिट कैसे निकालते हैं, वो कॉन्टिन्यूस कब होता है, वो डिफरेंशियल कब होता है किसी पॉइंट पर। तो आप चाहो तो यूनिट थर्ड पढ़ा देंगे, आप चाहो तो यूनिट फर्स्ट पढ़ा देंगे, आपकी इच्छा हो वो पढ़ा देंगे। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है और इसमें आप थोड़ी सी कैलकुलेशन टाइप में कर सकते हो, थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो आप लोग कमेंट करके बताना, जो भी देखे वीडियो को, सभी लोग, कि इसके बाद रियल सीक्वेंस के बाद अपन कौन सा पार्ट स्टार्ट करें, मेट्रिक स्पेस या फिर ये वाला यूनिट थर्ड।
आप लोगों को कमेंट करना है कि यूनिट 1 या फिर यूनिट 3। ध्यान रखना, ये प्योर पार्ट है, इसके अंदर थ्योरम्स है, काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगी, सारी की सारी थ्योरम्स काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगी। और ये लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी है। यदि आप इसको इंटरेस्ट लेकर के पढ़ोगे तो ये बहुत अच्छा है मेट्रिक स्पेस। ऐसा ये थ्योरेटिकल है, वैसे तो थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स को काफ़ी अच्छे से समझाएंगे आप लोगों को, अच्छे से समझ में आएगी थ्योरम्स। तो आप देख लेना कौन सा पढ़ाना है, यूनिट 1 या फिर 2, कमेंट करके ज़रूर बताना। अदरवाइज़ मैं कोई सी भी स्टार्ट कर दूंगा। हाँ, इसकी आपको सीमा भी ज्ञात करनी है। यहाँ पर ये x1 बराबर दिया था आपके पास, आपको 1/2। इसकी सीमा आप कैसे निकालते हो भाई? देखिए, सीमा आप क्या होती है, आप मान लेते हो, अपन ने माना, इसकी सीमा ज्ञात करनी है। सीमा के लिए अपन मान लेते हैं अनुक्रम की जो सीमा है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ xn इज l। आपने ये मान ली। तो देखिए सीमा की डेफिनेशन क्या कहती है, सीमा की जो डेफिनेशन कहती है वो क्या कहती है कि आप अनुक्रम के कोई से भी nवें पद पर, कोई से भी पद पर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाओ, लेकिन उसके अंदर n एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है ना, कोई भी पद आप ले रहे हो उसके अंदर n एग्जिस्ट करता है, तथा आप कोई से भी nवें पद पर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाते हो तो सीमा का मान यूनिक आता है, मतलब l। आप कोई से भी पद पर लगाओ तो आप यहाँ पर यदि आप लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाते हो xn+1वें पद पर, तो भी जो सीमा का मान होगा वो l ही होगा। ये बात क्लियर है? तो अपन ने मान लिया कि अनुक्रम की सीमा l है, तो यहाँ से अनुक्रम का nवें पद की जो आप लिमिट लगाते हो, सीमा निकालते हो, वो भी l आएगी, और n+1वें पद पर भी सीमा क्या होगी, l होगी। ये आपने मान लिया है। चलिए मान लिया कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn+1। अब देखिए, ये ध्यान से समझना, क्योंकि आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन और करवा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ से आप लिमिट लगाते हो इस फंक्शन पर, यह आपको दी हुई है। आपको क्या दिया हुआ है कि xn+1 है वो बराबर है 2 xn+1/3, और आप दोनों साइड लिमिट लगा देते हो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इधर भी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा दी भाई। लगाने के बाद में आप देखते हो कि इसकी वैल्यू क्या है, l के बराबर। ठीक है, आप इस लिमिट को अंदर लेकर के xn पर लगा सकते हो, तो 2 xn पर लिमिट लगाओगे तो l आपने माना हुआ है +1/3। इसको सॉल्व कीजिए, 3l बराबर 2l+1, तो यहाँ से l क्या हो जाएगा, l = 1, जो क्या है, जो कि xn की सीमा है। ये क्वेश्चन वैसे मैंने कल करा दिया था, लेकिन आज मैंने इसलिए कराया है कि कल लाइट की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 30 को करवाऊँ या फिर कर लोगे? एग्जाम्पल 30 को कर लो, ताकि कुछ और आपको समझ में आ जाए। फिर 31 है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 4 में आया है, 10 में आया है, 15 में आया है, 19 में आया है, क्या पता 21 में भी आ जाए। काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहा है। तो चलिए अपन करते हैं।
एग्जाम्पल, थ्री पॉइंट 30। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, एग्ज़ाम के अंदर तो बहुत मुश्किल चांस है आने के, क्या पता आ भी जाए। प्रदर्शित कीजिए कि निम्न अनुक्रम 2 को अभिसृत होते हैं। प्रदर्शित कीजिए कि निम्न अनुक्रम 2 को अभिसृत होते हैं। जहाँ पर आपको अनुक्रम दिया हुआ है नंबर 1, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुक्रम xn है, जहाँ x1 बराबर √2, x1 बराबर √2, x1 बराबर √2 तथा xn + 1 इक्वस टू √2xn, हाँ √2xn। ये आप लोगों को प्रूफ करना है कि ये अनुक्रम है 2 को अभिसृत होता है। तो सबसे पहले आपको क्या बताना पड़ेगा कि ये अनुक्रम अभिसारी है। अभिसारी होगा तभी तो 2 को अभिसृत होगा, ठीक है ना। तो अभिसारी के लिए आप देखिए क्या ये सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, तो देखते हैं। प्रूफ में गिवन है, दिया है x1 बराबर √2 तथा xn + 1 बराबर √2xn। तो यहाँ से आप x2 निकाल सकते हो। x2 कैसे निकालोगे, x1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, x2 मिल जाएगा। मतलब n बराबर 1 पुट कीजिए, यहाँ पर x2 मिलेगा, तो वो क्या होगा 2 और x1 की वैल्यू √2, 2√2। x3 की वैल्यू क्या होगी, x3 की वैल्यू होगी 2 और इसकी वैल्यू हो गई √2, यही होगी ना। चलिए अब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, आपको पता है वी नो डैट चूँकि √2 है वो क्या है, ग्रेटर देन है 1 से। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि आप देखिए ये वाली टर्म अपन बनाना चाह रहे हैं, तो दोनों साइड अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 इज ग्रेटर देन 2। अब स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों साइड, ये हो गया 2√2 इज ग्रेटर देन √2। इम्प्लाइज क्या कर रहा है कि x2 है वो ग्रेटर देन है x1 से। अच्छा, यहाँ तक तो अपन को क्या पता चला कि x2 बड़ा है x1 से। अब अपन गणितीय आगमन सिद्धांत से ये देखेंगे कि ये है वो एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम तो नहीं। अच्छा,
और एक बात और है कि आप देखिए कि जो अनुक्रम के पद हैं, अनुक्रम के जो पद हैं वो 2 से तो सभी छोटे हैं। तो अपन यहाँ पर प्रूफ करेंगे। गणितीय आगमन सिद्धांत से कैसे करोगे? देखिए x1 है वो लेस देन है x2 से, और अपन ये मानते हैं कि x2 भी लेस देन है 2 से, यह आपने मान लिया है। या फिर यह आप तो प्रूफ कर चुके हैं ना। तो अपन कोई भी n भी टर्म लेते हैं, ये हो गया xn-1, ये हो गया xn+1, ये हो गया xn-1, इसके जस्ट अगला xn इज लेस देन 2। ये अपन ने सिर्फ माना है। गणितीय आगमन सिद्धांत में आप क्या करते हो, कोई भी कथन n बराबर m के लिए आप मान लेते हो। तो यहाँ से तो m ले लो, यहाँ पर r ले लो, और चाहे m ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है। ये तो मैं सिर्फ देख रहा हूँ इसको। तो यहाँ से आप इसको इस फॉर्म के अंदर लेके आओ। कैसे लेके आओगे? मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, 2√xn-2xn-1 का होल रूट के रूप में अपन को यहाँ पर इसको लाना है। तो इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई करिए तीनों टर्म्स के अंदर। 2xn-1 इज लेस देन 2, 2xn इज लेस देन 2, 2 इंटू 2। यहाँ से स्क्वायर रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट ले लिया तीनों में, तो ये हो गया 2xn-1 का रूट ऑफ 2xn एंड रूट ऑफ 4। आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या आता है? ये आता है, चलिए √4 लिख दीजिए। यहाँ से ये किसके बराबर है? xn-1, n की जगह n-1 रखा तो n 1 से 1 कैंसिल, बचा क्या? xn। तो ये हो गया आपके पास xn लेस देन 2, xn+1 इज लेस देन 2। इसका मतलब क्या प्रूफ हुआ यहाँ से गणितीय आगमन सिद्धांत से कि अनुक्रम का प्रत्येक अगला पद है वो पिछले पद से क्या है? छोटा है, तथा अनुक्रम का प्रत्येक पद है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अनुक्रम का प्रत्येक अगला पद पिछले पद से बड़ा है तथा प्रत्येक पद अनुक्रम का 2 से क्या है? छोटा है। तो ये क्या हो गया भाई? एक दिष्ट वर्धमान हो गया, और दूसरा अपर बाउंड हो गया। अपर बाउंड आपको मिल गया, ऊपर से परिबद्ध हो गया ना ये। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो? चूँकि अनुक्रम xn लिख लीजिए, चूँकि अनुक्रम xn ऊपर से परिबद्ध है तथा एक दिष्ट वर्धमान है, अतः अनुक्रम xn क्या है? अभिसारी है। ये लिख लो भाई, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा ही एक और है। हाँ, इसके अंदर एक चीज़ और बतानी है आप लोगों को कि इसकी जो सीमा है वो क्या है? 2 है। मतलब 2 को ये अनुक्रम xn अभिसरित होता है। तो अपन ये मान लेते हैं कि अनुक्रम की सीमा है वो L है। ये आपको सब में करना है भाई। माना अनुक्रम xn की सीमा L है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn इक्वल्स टू L इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn+1। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, आप लेकर के चल रहे हो, अब आप लेकर के चल रहे हो लिमिट
नहीं, एक्स एन प्लस वन बराबर रूट ऑफ 2xn, ये आप लेकर के चल रहे हो, दोनों साइड लिमिट लगा दीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये हो गया एक्स एन प्लस वन इक्वस टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रूट ऑफ 2xn। अब देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, इसको अंदर भी लगा सकते हो, आप ऐसे लगा सकते हो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सॉरी, लिमिट, फिर से वही रूट 2 इंटू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ xn, ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से ये किसके बराबर है, l के बराबर, ये l के बराबर है, इधर से ये हो गया रूट 2l, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया l स्क्वायर इक्वल्स टू 2l। ठीक है, तो यहाँ से l कॉमन लिया तो l माइनस 2 इक्वल्स टू 0, l बराबर क्या हो रहा है, 0 या प्लस 2। अब देखिए l क्या हो सकता है, अनुक्रम के सीमा क्या होती है, अनुक्रम जब इन्फिनिटी की ओर जाएगा, इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, तो जो अनुक्रम के पद हैं वो किस पॉइंट के सबसे ज़्यादा नज़दीक होंगे। देखिए भाई, अनुक्रम स्टार्ट हो रहा है रूट 2 से, ठीक है ना, मतलब इसकी वैल्यू 1.4 कुछ ऐसे स्टार्ट होती है, और स्टार्ट होते होते वो लास्ट 2 तक जाती है, अपन ने ये देख लिया यहाँ तक, मतलब 2 के बिल्कुल नज़दीक इसके पॉइंट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होंगे। वर्धमान हो रही है तो 2 के पास सबसे ज़्यादा अनुक्रम के पद होंगे, इसका मतलब अनुक्रम की सीमा क्या होगी, यहाँ से +2 ही होगी, 0 तो हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अनुक्रम का जो पद है वो स्टार्ट किससे हो रहा है, रूट 2 से। तो सीमा के लिए क्या होना चाहिए, मान लो 0 आप वो लेते हो, यहाँ पर आपका रूट 2 है, तो ये प्रतिवेश ऐसा बता दिया अपन ने, इस प्रतिवेश के अंदर अनुक्रम का कोई भी पद नहीं आएगा, इसका मतलब 0 तो इसकी सीमा हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती ना, तो क्या होगी, रूट 2। चलिए इसको उतार लीजिए, एक लाइन और लिख लीजिए, क्योंकि xn इज ग्रेटर देन टू रूट 2 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N implies that L इज इक्वल टू रूट 2, नहीं 2। ये उतार लीजिए,
नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट है। सेम ऐसे ही है इसका सेकंड पार्ट। चलिए उतार लिया होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखिए, अनुक्रम xn है जहाँ पर x1 आपको दिया हुआ है x1 बराबर 1 और xn वो तो वही बात है, xn दे दो। यहाँ पर देखो n+1 की जगह दे रखा है n-1 xn, ये xn दे रखा है, ये बराबर है रूट ऑफ 2 + xn-1, 2 + xn-1। ये आप लोगों को प्रूफ करना है। क्वेश्चन तो सिंपल से है ना। तो यहाँ से दिया है आपको x1 बराबर 1 तथा xn बराबर रूट ऑफ 2 + xn-1, xn-1 ये आपको दिया हुआ है। यहाँ से आप x1 दिया है तो x2 की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? n बराबर 2 रखिए, यहाँ पर n बराबर 2 रखेंगे तो x2 आ जाएगा। इधर आप 2 रखते हो तो x2 - 1 x1 हो जाएगा। x1 आपको दिया हुआ है 1, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 = 3, √3। x2 = √3। अच्छा x4 x3 क्या आएगा? x3 x3 जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 + √3। तो आप यहाँ से देखिए, इम्प्लाई डेट x1 आपको पता है कि 1 है, ऑलवेज लेस देन होता है √3 से, ठीक है ना। और √3 लेस देन है 2 से। क्यों 2 अपन यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको अब जो सीमा दी हुई है वो 2 दी हुई है। या तो इसके आसपास ही चलेंगे, सारे के सारे पॉइंट है जो अनुक्रम के, तो अब या तो 2 होगा या फिर 2 के आसपास होगा, 2 से जस्ट बड़ा होगा, 2 से जस्ट छोटा होगा,
इसकी वजह से अपन यहाँ पर 2 लिख रहे हैं, और एक्चुअल में √3 2 से छोटा भी है, ठीक है ना। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, ये चूंकि लगा करके लिखिए, x1 इज लेस देन 2, x2 इज लेस देन 2। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से देखिए भाई, गणितीय सेम वही प्रोसेस है, फटाफट कर लीजिए इसको। गणितीय आगमन सिद्धांत से क्या होगा, आप मान लेते हो कि x n-1 है, वो लेस देन है x nवें पद से, और ये लेस देन है 2 से। एक मिनट, हाँ जी, यहाँ से आप देखिए, आपने अनुक्रम का nवां पद ये मान लिया है, ठीक है। अब आप इसके लिए इसको प्रूफ करते हो, n+1वें पद के लिए nवां पद माना है अभी आपने। तो यहाँ से इस फॉर्म के लिए इस फॉर्म को बनाओ। कैसे बनाओगे, +2 ऐड करोगे, +2 ऐड कर देते हैं तीनों पदों में, +2 x n-1 इज लेस देन 2, 2 प्लस x n इज लेस देन 2, 2 प्लस 2, क्या करना है, अब स्क्वायर रूट लगाना है, स्क्वायर रूट लगाइए। 2 प्लस x n-1 इज लेस देन 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस x n इज लेस देन 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4। ये किसके बराबर होता है, x n-1 है यहाँ पर, तो ये x nवें पद के बराबर है। x nवें, ये क्या है, ये n+1 पद के बराबर है, और ये बराबर है 2 के। मतलब आप यहाँ से क्या कहोगे कि फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ से आप क्या कहोगे कि अनुक्रम का जो प्रत्येक पद है वो अनुक्रम का जो प्रत्येक आने वाला अगला पद है वो पिछले पद से बड़ा है, तथा अनुक्रम का प्रत्येक पद 2 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब अनुक्रम क्या है, ऊपर से परिबद्ध है तथा एकदिष्ट वर्धमान है। तो यहाँ से अतः करके लिखिए, अतः अनुक्रम xn ऊपर से परिबद्ध है तथा एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। अतः अनुक्रम xn अभी सारी अनुक्रम है, अच्छा ये हो गया आपका अभिसारी अनुक्रम। और सेम वही प्रोसेस आपको यहाँ पर अपनानी है कि इसकी सीमा 2 होगी, ये आपको प्रूफ करना है। इसके लिए आप देखिए वही प्रोसेस है सेम, माना अनुक्रम xn की सीमा l है, ये आपने मान लिया है। तो क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn+1, नहीं यहाँ पर xn है और xn-1 है, तो अपन लेंगे xn इक्वल्स टू l इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn-1। तो यहाँ से जो ये आपने माना है
तो अब आप लेकर के चल रहे हो अनुक्रम के nवें पद को, जो कि बराबर है आपका 2 प्लस एक्स एन माइनस 1वें पद के बराबर। दोनों तरफ लिमिट लगाइए। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ एक्स एन इक्वस टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ 2 प्लस एक्स एन माइनस 1। अच्छा, इस पर लिमिट लगाएंगे तो ये बराबर हो गया एल के, इस पर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा बराबर √2 प्लस एल के। स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर कीजिए भाई। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर, और ये हो गया 2 प्लस एल, 2 प्लस एल, और यहाँ से ये हो गया एल स्क्वायर माइनस 2 माइनस एल माइनस 2 इक्वस टू 0। यहाँ से आप वैल्यू फैक्टर करोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 1 एल माइनस 1 माइनस 2। तो एक तो फैक्टर होगा आपका, यहाँ से -2 करेंगे तो एल माइनस 2, और दूसरा होगा एल प्लस 1। तो अब यहाँ से देखिए एल बराबर आपके पास आया हुआ है +2, और एल बराबर क्या होगा, या तो +2 होगा या फिर -1 होगा। अब देखिए चूंकि अनुक्रम क्या है, ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन क्या है 1 है, तो -1 तो इसकी सीमा हो नहीं सकती। तो आप लिखिए चूंकि, यहाँ पे दिख रहा है क्या, चूंकि एक्स एन इज ग्रेटर देन टू 1 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर implies that एल इक्वल्स टू 2। यह आपका कंप्लीट प्रूफ है। इसको उतारिए, फिर इसका नेक्स्ट अपन पार्ट देखते हैं। फटाफट उतार लीजिए, काफ़ी टाइम हो गया इन दोनों क्वेश्चन में।
उतार लिया। अब जो एग्जाम्पल कर रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से उसको समझना, एक एक स्टेप को समझना कि कैसे हो रही है, कहाँ से आ रही है। एग्जाम्पल है 3.31 एग्जाम्पल 3.31, इस पर इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। ये आपके आया हुआ है सन 4, 10, 15 और 19 में, 4 में, 10 में, 15 में और 19 में, और भी आया होगा तो पता नहीं, लेकिन काफ़ी बार आ चुका है। और आपको पता है क्वेश्चन रिपीट होकर के आते हैं। सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम xn जहाँ पर x1 बराबर 1, xn प्लस 1 बराबर 4 प्लस 3 xn अपॉन 3 प्लस 2 xn फॉर एवरी n ग्रेटर देन टू 1, ये आपको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम xn जहाँ x1 बराबर आपको दिया हुआ है 1 एंड xn प्लस 1 4 प्लस 3 xn इक्वल टू 4 प्लस 3 xn अपॉन 3 प्लस 2 xn। अब देखिए यहाँ पर उन वे जो अपन ने क्वेश्चन किए थे और यहाँ पर ये क्वेश्चन जो अपन कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है कि यहाँ पर xn टर्म है वो डिनोमिनेटर में भी है, न्यूमरेटर में भी है, अंश में भी है और हर में भी है। तो इसको आप कैसे करोगे, इसके लिए आप इसको देखिए। सबसे पहले तो अपन को वही देखना है कि क्या आने वाला अनुक्रम का अगला पद पिछले पद से बड़ा है या फिर छोटा है, ये देखना है अपन को। तो फिर अपन गणितीय आगमन सिद्धांत से चेक करेंगे कि आने वाला अगला पद या फिर अगला पद पिछले पद से बड़ा है या फिर छोटा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। x1 है, सबसे पहले तो प्रूफ के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, x1 बराबर 1 दिया है तथा xn प्लस 1 बराबर आपको दिया हुआ है 4 प्लस 3 xn अपॉन 3 प्लस 2 xn, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप x1 को तो दिया, x1 तो आपके पास है, x2 आपको फाइंड आउट करना है। तो x2 के लिए आप यहाँ पर n बराबर 1 पुट कीजिए। n बराबर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 4 प्लस 3 अपॉन 3 प्लस 2 7 बाई क्या आ रहा है 5। x3 निकाल करके चेक कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 7 बाई 5 अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 7 बाई 5। सॉल्व कीजिए, ये हो गया 20 प्लस 21 अपॉन 5 अपॉन 15 प्लस 14 अपॉन 5 से 5 कैंसिल, आपके पास क्या बचा, ये हो गया 41 अपॉन
29 क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। 41/29। अब देखिए यहाँ पर 1 है, x1 है, वो लेस देन है x2 से। आपको क्लियर दिख रहा है? दिख रहा है ना? x1 लेस देन है x2 से और x3 भी लेस देन है x2 से। ये आप चेक कर सकते हो। यदि x3 माइनस x2 का जो डिफरेंस है ग्रेटर देन 0 रहा तो x3 क्या रहेगा? ग्रेटर देन होगा x2 से। आप निकाल करके चेक कर सकते हो। 41 मतलब ये बड़ा है। कब होगा बड़ा? जब इसमें से 41/29 माइनस आप करते हो 7/5, तो ये जो वैल्यू ग्रेटर देन हो गई तो x3 ग्रेटर देन हो जाएगा x2 से। ये आप चेक कर लेना सॉल्व करके। मेरे पास तो बुक है, मैंने यहाँ से देख लिया है, कन्फर्म है कि 41/29 ग्रेटर देन है 7/5 से। एग्ज़ाम के अंदर आपके पास बुक नहीं होगी तो वहाँ आप सॉल्व करके देख लेना, या फिर आप लोगों की प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से क्या आपको पता चल रहा है? क्योंकि 1 इज़ लेस देन 2, 7/5 एंड 7/5 इज़ लेस देन 2, 41/29। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? इसलिए या फिर इम्प्लाइज करके लिखिए। इम्प्लाइज x1 है वो लेस देन है x2 से और x2 इज लेस देन है x3 से। और देखिए ये जो सभी टर्म है वो आ रही है बिल्कुल 2 के नज़दीक, मतलब 2 के बिल्कुल नज़दीक आएगी। मतलब अंश वाला जो पार्ट है वो बड़ा आ रहा है हर वाले पार्ट से और जस्ट डबल भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है कि x3 भी ये सभी 2 से लेस देन है, ये अपन ने मान लिया है। अब गणितीय आगमन सिद्धांत से इसको प्रूफ करना है भाई, वही प्रोसेस है गणितीय आगमन सिद्धांत से। गणितीय आगमन सिद्धांत से। अच्छा, गणितीय आगमन सिद्धांत से क्या हो गया? आपने मान लिया कि x n-1वां पद है वो छोटा है xnवें पद से, तथा xnवां पद भी सभी पद छोटे हैं फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यह आपने ये माना हुआ है। क्या माना है? कि अनुक्रम का n-1वां पद है वो लेस देन है xnवें पद से और xnवां पद छोटा है 2 से। ये प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, ये आपने माना है। क्लियर है यहाँ तक? अब ये कब प्रूफ होगा? जब ये n+1 के लिए भी ट्रू हो। इसको आप r की फॉर्म में लेकर के चले तो गणितीय आगमन सिद्धांत ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा क्या? r की फॉर्म में ले लो या फिर m की फॉर्म में ले लो। r की फॉर्म में ले लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे, लेकिन r की फॉर्म में अपन इसको ले लेते हैं। r की फॉर्म में लेते हैं तो ये xr-1 xr इज लेस देन 2 यह आपने मानना है। ठीक है, अब यहाँ से आप ये लेकर के चलोगे कि ये n बराबर r के लिए आपने माना है। अब प्रूफ करोगे r+1 के लिए। तो इसके लिए ये सिर्फ देखिए नोटेशन से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। आप r ले लो, n ले लो, m ले लो, कुछ भी ले लो। तो यहाँ से अब डायरेक्ट तो अपन ये फॉर्म नहीं बना सकते ना, क्योंकि इसके हर में भी क्या है? xn है। तो अपन क्या करते हैं? इसको अलग अलग पार्ट्स के अंदर प्रूफ करते हैं। कैसे? आपने ये तो माना हुआ है कि xr-1वां पद है वो rवें पद से छोटा है। तो अपन यहाँ से ये लेकर के चलते हैं, अपन चेक करते हैं कि xr+1वां पद है
एक्स आर प्लस 1वें पद माइनस एक्स आर, ये अपन को क्या दिखाना है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यही है ना, आपने क्या माना है कि एक्स आर माइनस 1 व पद छोटा है एक्स आर वे पद से, और आप क्या दिखा रहे हो कि एक्स आर व पद है वो क्या है, छोटा है एक्स आर प्लस 1 वे पद से। वो कब होगा, देखिए इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि एक्स आर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2 एक्स आर। आपको यही तो दिखाना है, इसी को मैंने ऐसे करके लिख दिया। कोई फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, तो आप इसको चेक करिए क्या ये ग्रेटर देन 0 है, आप यूज कर सकते हो इसको। तो यहाँ से आप वैल्यूज पुट कीजिए एक्स आर प्लस 1 माइनस एक्स आर की, पुट करिए भाई। एक्स आर प्लस 1 एन की जगह आर रख दीजिए, तो यहाँ से एक्स आर प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 3 एक्स आर अपॉन 3 प्लस 2 एक्स आर, 3 प्लस 2 एक्स आर माइनस, अब आपको रखना है एक्स आर अब यहाँ पर आर वे पद के लिए निकाल रहे हो तो यहाँ पर आर माइनस 1 रख दो एन की जगह। तो ये हो गया 4 प्लस 3 एक्स आर माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 2 एक्स आर माइनस 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आप इसको यूज कर सकते हो, और फिर आप देखते हो कि ये क्या ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0 है। उसके बेसिस पर अपन बताएंगे कि आने वाला अगला पद बड़ा है या फिर छोटा है पिछले पद से। तो इसको सॉल्व कीजिए भाई। तो यहाँ से ये हो गया 3 प्लस 2 एक्स आर, और ये हो गया 3 प्लस 2 एक्स आर माइनस 1। अब यहाँ से ये हो गया 4 प्लस 3 एक्स आर, 3 प्लस 2 एक्स आर माइनस 1 दिख रहा है ना, माइनस 4 प्लस 3 एक्स आर माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 एक्स आर, 3 प्लस 2 एक्स आर। इसको सोल्व करिए। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ बचेगा, वो देखेंगे क्या बचेगा। करिए भाई इसको सॉल्व। ये हो गया 12 प्लस 8 एक्स आर माइनस 1, ये हो गया प्लस 9 एक्स आर, और ये हो गया 6 प्लस 6 एक्स आर माइनस 1। इधर सॉल्व कीजिए इसको, सही जा रहा है ना। 12 एंड 8 एक्स आर माइनस 1, और ये हो गया 9 एक्स आर और 6 एक्स आर माइनस 1, माइनस ये हो गया अगेन 12 और माइनस ही आएगा, आ गया माइनस है, और 8 एक्स आर और
माइनस 9xr-1, 9xr-1, और ये हो गया 6xr-1 माइनस 6xr-1 अपॉन, इसको एज इट इज लिखिए 3 + 2xr और 3 + 2xr-1 xr-1। अब देखिए यहाँ से क्या बच रहा है आपके पास, 12 से 12 कैंसिल, बिल्कुल सही बात। 8xr-1, यहाँ पर 9xr-1 है, यहाँ पर प्लस 8xr-1 है, तो आपके पास बचेगा -xr-1। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर प्लस xr है, 9xr है, यहाँ पर -8xr है, तो यहाँ पर बच गया प्लस xr। अच्छा, और ये हो गया यहाँ से 6xr-1, ये पॉजिटिव और 1 नेगेटिव कैंसिल, आपके पास जो बचा वो बचा है 3 + 2xr -1। ये आपका सॉल्व करने पर मिला है। अब यहाँ से दिख तो रहा है, बिल्कुल। अब यहाँ से आप लोग देखिए क्या हो रहा है, दिख रहा है कुछ। आपने क्या माना है कि अनुक्रम का xr व पद है वो ग्रेटर देन है xr-1 वे पद से। तो आप यहाँ पर ये क्या कह सकते हो कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसका मतलब xr ज़्यादा है। ज़्यादा में से आप किसको घटा रहे हो, कम को घटा रहे हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि प्लस xr माइनस xr-1, ऐसे लिख दो भाई। आप क्या कर रहे हो, ज़्यादा में से कम को घटा रहे हो, क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। मतलब अंश पार्ट क्या है इसका, ग्रेटर देन 0 है। यह आपने माना हुआ है कि xr व पद बड़ा है xr-1 वे पद से। गणितीय आगमन सिद्धांत आप पढ़ चुके हो, उस गणितीय आगमन सिद्धांत में आपने अच्छे से ये पढ़ा हुआ है कि आप कथन को n बराबर r के लिए सिद्ध मानते हो और r+1 के लिए उसको प्रूफ करते हो। इसको भी तो कहीं ना कहीं यूज करेंगे, तो यहाँ पर कर लिया भाई कि इसका जो अंश पार्ट है वो ग्रेटर देन 0 है। अब देखिए यहाँ पर सारी टर्म क्या है, पॉजिटिव है, और अनुक्रम जो स्टार्ट हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर कहीं भी नेगेटिव नहीं है ना। तो आप 1 को यहाँ पर मतलब आगे बढ़ते जाओगे तो अनुक्रम के सारे पद है, सभी पद हैं वो क्या रहेंगे, ग्रेटर देन 0 रहेंगे। इसका मतलब हर पार्ट भी क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि ये वाली जो टर्म है वो ग्रेटर देन 0 है, चूँकि आप लिख दीजिए xr इज ग्रेटर देन 2 xr-1 इम्प्लाइज डैट, यहाँ से आप लिख सकते हो xr+1 ये हो गया ग्रेटर देन 0। xr+1 माइनस xr इज ग्रेटर देन 2 0। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि xr+1 है वो ग्रेटर देन है xr से। इसका मतलब फॉर एवरी, आप यहाँ से ये लिख सकते हो एक बात, अतः अनुक्रम xn एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। एक एक स्टेप को लेकर के अपन चले हैं, ठीक है ना।
अब पुनः अपन देखेंगे, आप क्या आपने ये माना हुआ है कि आर वह पद है वो लेस देन है 2 से। अब आप क्या प्रूफ करोगे कि आर प्लस वन वह पद भी 1 भी लेस देन है 2 से। तो वो प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा कि अनुक्रम का प्रत्येक पद है वो 2 से लेस देन है। तो एक बार इसको उतारो, फिर देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। उतारिए भाई इसको, मैं आता हूँ अभी 2 मिनट। इसका नेक्स्ट पार्ट और कर लीजिए, फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब तक आपने क्या बताया कि अनुक्रम है वो एक दिष्ट वर्धमान है। अब आपको अभिसारी बताने के लिए ये और बताना पड़ेगा कि अनुक्रम है वो ऊपर से परिबद्ध है, एक दिष्ट वर्धमान है और वो ऊपर से परिबद्ध है, तभी आप बता पाओगे कि अनुक्रम अभिसारी है। तो इसके लिए आपने तो ये माना हुआ है कि एक्स आर है वो लेस देन है एक्स 2 से, ये माना हुआ है ना। तो यहाँ से देखिए, अब अपन को क्या बताना है कि एक्स आर प्लस 1 है वो लेस देन है 2 से। वो कब होगा लेस देन 2 से? जब 2 माइनस एक्स आर प्लस 1 है। आपको क्या दिखाना है? अब हमें सिद्ध करना है एक्स आर प्लस 1 इज लेस देन 2। ये कब होगा? जब आप ज़्यादा वाले पार्ट में से कम वाले पार्ट को घटाओगे। मतलब 2 माइनस एक्स आर प्लस 1, 2 माइनस एक्स आर प्लस 1 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यही होना चाहिए ना। आपको क्या दिखाना है इसको? ग्रेटर देन 0। तभी आप बताओगे कि अनुक्रम का प्रत्येक पद है वो लेस देन है 2 से। और आपने ये माना हुआ है कि अनुक्रम का आर व पद है वो लेस देन है 2 से। अब अपन प्रूफ करेंगे कि अनुक्रम का आर प्लस 1 व पद लेस देन है 2 से। वो कैसे प्रूव करोगे? यदि आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हो और वो ग्रेटर देन 0 आ जाता है, तो ये जो आपका स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है। तो आप इसको लेकर के चलिए।
लेकर चलिए भाई। ये हो गया 2 माइनस, अच्छा एक्स आर क्या था, एक्स आर प्लस 1 की वैल्यू ये रही 4 प्लस 3 एक्स आर प्लस 1 चाहिए ना, 4 प्लस 3 एक्स आर अपॉन 3 प्लस 2 एक्स आर, 3 प्लस 2 एक्स आर। तो यहाँ से ये हो गया, इसको सोल्व करो, यहाँ से क्या, ये हो गया 6 प्लस 4 एक्स आर माइनस 4 प्लस 3 एक्स आर, कुछ नहीं है, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई किया 2 से, 3 प्लस 2 एक्स आर। अब देखिए माइनस तो है पूरे पे लग रहा है ना, तो अंदर वाली टर्म में क्या हो जाएगी, माइनस। ये बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया +2 और ये क्या हो गया, टू प्लस एक्स आर अपॉन 3 प्लस 2 एक्स आर। और अनुक्रम का प्रत्येक पद क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब ग्रेटर देन 1 है, ये आपको पता है। आप उसके अंदर स्टार्टिंग जो पद है अनुक्रम का वो 1 है, और आप जब 1 को पॉजिटिव के, ये पॉजिटिव फंक्शन बनेगा यदि आप एक्स आर की वैल्यू 1 या फिर 1 से बड़ी डालते हो तो, ठीक है ना। और आपको ये भी पता है कि अनुक्रम एकदिष्ट वर्धमान है, तो आएगी वो सारी की सारी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। तो ये सारी की सारी टर्म क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अतः आप लिख सकते हो 2 माइनस एक्स आर प्लस 1 इज ग्रेटर देन टू 0 इम्प्लाइज एक्स आर प्लस 1 इज लेस देन 2। तो यहाँ से आप लिख सकते हो अतः अनुक्रम इम्प्लाइज करके कि अनुक्रम एक्स एन ऊपर से परिबद्ध है, इम्प्लाइज फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो, तो इम्प्लाइज करके यहीं पर लिखिए कि एक्स एन इज लेस देन 2 फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इम्प्लाइज करके अनुक्रम एक्स एन ऊपर से परिबद्ध है, क्या है, ऊपर से परिबद्ध है। अतः आपने क्या क्या बता दिया, एकदिष्ट वर्धमान है, दूसरा ऊपर से परिबद्ध है, इम्प्लाइड दैट अनुक्रम क्या है, अभिसारी है। अतः अनुक्रम एक्स एन अभिसारी अनुक्रम है। ये आपका हो गया, यहाँ तक तो आपका हो गया कि ये अनुक्रम कन्वर्जेंट है। इसके अंदर लिमिट भी पूछी हुई है क्या, तथा इसकी सीमा भी ज्ञात कीजिए। चलो सीमा और ज्ञात करते हैं, इसको उतारो एक बार। मिटाएं,
अब आपको इस अनुक्रम की क्या ज्ञात करनी है, सीमा। और सीमा के लिए आप कैसे ज्ञात करते हो, आप मानते हो कि अनुक्रम की सीमा कोई एक वास्तविक नंबर L है। माना अनुक्रम xn की सीमा L है तो आपके पास फंक्शन दिया हो n+1 की फॉर्म में, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ xn इक्वल्स टू L इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn+1। अब आप क्या लेकर के चलोगे, xn+1 वे पद को, जो क्या है वो है 4 + 3xn बराबर 4 + 3xn अपॉन 3 + 2xn 2xn। यहाँ से दोनों तरफ लिमिट लीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn+1 इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 4 + 3xn अपॉन 3 + 2xn। ठीक है। अब यहाँ से लिमिट को आप अंदर ले जा सकते हो, तो 4 + 3 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn अपॉन 3 + 2 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ xn। यहाँ से ये क्या हो गया, 4 प्लस इसकी सीमा क्या हो गई L, और इसकी सीमा 3L अपॉन 3 + 2L। इसको सॉल्व कीजिए, क्या आता है, सॉल्व करेंगे तो इम्प्लाइज दैट ये हो गया 3L प्लस 2L² इक्वल्स टू 4 + 3L। 3L से 3L कैंसिल, आपके पास बचा 2L² - 4 इक्वल्स टू 0। यही बचा ना, तो यहाँ से 2 निकाला तो L² इक्वल्स टू क्या बचा 4, और L इक्वल्स टू मिला +-2। L इक्वल्स टू आपको मिला +-2, और यहाँ से आप जानते हो कि अनुक्रम का जो प्रत्येक पद है वो >1 है, तो यहाँ से जो सीमा होगी वो क्या होगी 2, क्योंकि xn is > 2 1 for every n belongs to नेचुरल नंबर, इसलिए L इक्वल्स टू 2 यह आपकी सीमा है। इम्प्लाइज दैट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक लाइन और लिख सकते हो, xn इक्वल्स टू 2। ये हो गया आपका आज का लेक्चर। और एक बात और ध्यान रखना, अभी 18 से कॉलेजों में ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं, और बीएससी फाइनल की तो अभी 18 से ही कर रहे हैं, आप लोगों को बुलाया जाएगा। तो देखते हैं कब से आपको बुलाते हैं, कब तक ऑनलाइन क्लासेज चलती है। एक्चुअल में क्या है कि ऑनलाइन क्लास में जो पढ़ाने में मज़ा आपको भी नहीं आता होगा और हमें भी नहीं आता। चलिए फिर कल मिलते हैं, उतार लीजिए इसको।